जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी जासूस पठान खान को कोर्ट में पेश किया गया है। इंटेलिजेंस पुलिस ने पठान खान की रिमांड मांगी है और कोर्ट ने पठान खान को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना भी है। आपको बता दें, पठान खान को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था और जैसलमेर से बड़ी जानकारी, जहां पर पाकिस्तानी जासूस जिसका संबंध आईएसआई से था, अब ये माना गया कि भारत में रह करके कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो पाकिस्तान में जो पठान खान है वो साझा कर रहा था। इनपुट एडिटर सुशांत पारीक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है और कोर्ट में पेश किया गया है पूछताछ इस मामले को लेकर के, क्योंकि 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस बीच सामने आ सकती हैं। बिल्कुल शुभेंदु, 6 दिन की रिमांड का मतलब यही है कि डिटेल पूछताछ इससे करनी है और जिस तरह की चैट इसके पास से मिली है, जिस तरह के फोन कॉल का डेटा मिला है, तो आईएसआई से इसके कनेक्शन या उसके लिए काम करने का संबंध बिल्कुल पुख्ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पूछताछ में ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सामरिक महत्व से जुड़े हुए दस्तावेज, तस्वीरें या इंफॉर्मेशन इसने पाकिस्तान की एजेंसी के साथ शेयर किया है, या फिर इसके नेटवर्क में दूसरे कौन से लोग थे, अब तक कितना पैसा ये ले चुका है और कौन कौन से अकाउंट में लिया है, पाकिस्तान में इसको कौन गाइड करता था, किस तरह के इसको डायरेक्शन थे, और क्या ये केवल यही एरिया था या बाकी देश दूसरे हिस्सों में, खासतौर पर शहरी इलाकों में से कोई यात्रा करके इन्फॉर्मेशन जुटाई है। तो अच्छा सुशांत, एक चीज और बताइए, जहां पर अभी ये रह रहा था वहां उस ठिकाने से कुछ सबूत मिले हैं क्या? कुछ और जानकारी मिली है क्या वहां से भी? दिल्ली इंटेलिजेंस ने अभी ये तो साझा नहीं किया है शुभेंदु कि इसके पास क्या क्या मिला है। उसने चूंकि पूछताछ और बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो बहुत कम जानकारी इंटेलिजेंस ने शेयर की है। लेकिन ये जरूर कहा है कि ये कंफर्म है कि आईएसआई के लिए काम कर रहा था, 2019 से उसके संपर्क में था, पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था, बहुत सारे रिश्तेदार इसके पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये तमाम साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर और संगीन है और 6 दिन का जो रिमांड है उसमें फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी इससे हासिल करने में इंटेलिजेंस को ठीक है। करेगी। बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। वही झालरापाटन नगर पालिका अध्यक्ष के पति मनीष चांदवाड़ पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया है। चांदवाड़ का कहना है कि बदमाशों ने उनसे रंगदारी की डिमांड की थी और ये इस दौरान जो है रंगदारी की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि रंगदारी की डिमांड की गई थी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आप तस्वीरें देखिए, आप पहले बदमाश जो आते हैं और मना करने पर पिस्टल दिखा करके उस शख्स के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब आप देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष पति से मारपीट का यह मामला सामने आता है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला किया, बदमाशों ने रास्ते में रोक करके रंगदारी की मांग की और आप देखिए ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। मना करने पर पिस्टल दिखा करके उसके साथ मारपीट की जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर के रियाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए। रियाज, क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि मारपीट का ये फुटेज भी सामने आया है, बंदूक की नोक पर मारपीट की जाती है, रंगदारी मांगी गई। जो झालरापाटन चेयरमैन के जो पति हैं मनीष चांदवाड़, उनका साफ तौर पर आरोप है कि उनको गन पॉइंट पर लेकर उनसे रंगदारी मांगी गई, पैसा वसूलने की कोशिश की गई, उनको धमकी दी गई जान से मारने की। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनीष चांदवाड़ के पीछे से एक बाइक आती है और उनको ओवरटेक करके सामने रुकती है और बाइक पर जो लोग सवार हैं वो उनसे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लगातार दोनों तरफ से मारपीट की जा रही है। मनीष चांदवाड़ को कई चोटें लगी हैं, उनके एक्सरे वगैरह मेडिकल मुआयना झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में हुआ है। वहीं पर हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है वो उनको जानते नहीं है, ना तो उनसे कोई दुश्मनी है, ना ही कोई दोस्ती है। सीधे वो लोग आए और उनसे उन्होंने रंगदारी की मांग की और जो है पिस्टल दिखाई उनको और जान से मारने की धमकी दी। अगर पैसे नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये मारपीट का ये मामला सामने आता है, 3 बदमाश जो कि हमला करते हैं। वहीं प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर डिपोर्ट करने के राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब डीडवाना पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है और इसके तहत पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं उनकी जांच का अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान में जिले में रहने वाले बाहरी नागरिकों की पहचान हो रही है और उनके दस्तावेजों सहित उनका सत्यापन की भी जांच हो रही है। पुलिस उप अधीक्षक धर्म पुनिया ने बताया है कि इस अभियान के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं
जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी लोगों, खास करके बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान भी कर रही है। तो वैध दस्तावेज जो नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए गए हैं और इसको लेकर के डीडवाना में भी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। बांग्लादेशियों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है और बाहरी नागरिकों की जांच पुलिस की टीम कर रही है। जहां जहां पर भी ऐसे लोग मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती पर जारी रार सड़क पर आ चुकी है। जी हां, राजधानी जयपुर में शुक्रवार को एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक उमड़ पड़े और जमकर हंगामा देखने को मिला। एसआई भर्ती पर जारी घमासान। हनुमान बेनीवाल का जयपुर में प्रदर्शन। सीएम आवास पर बेनीवाल का कूच। हिरासत में लेने पर धरने पर बैठे समर्थक। एसआई भर्ती के खिलाफ जारी राजनीतिक संग्राम अब राजधानी जयपुर की सड़कों पर भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में 7 दिन से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हनुमान बेनीवाल एकाएक दोपहर बाद समर्थकों संग सीएम आवास की ओर कूच करने निकल गए। हनुमान बेनीवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई थी। पुलिस की ओर से शहर में भारी बंदोबस्त और बैरिकेड्स लगाए गए थे। हालात को देखते हुए सांसद ने आवास तक पहुंचने से पहले ही स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर सांगानेर सदर थाने भेज दिया। इस दौरान बेनीवाल ने सरकार को चेताया कि भर्ती रद्द नहीं होगी तो बड़ा प्रदर्शन होगा। ये करेंगे कि एक बार हम कूच करें, लेकिन कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़े, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एक बार हम इस आंदोलन को और लंबा खींचेंगे और अब की बार चाहेंगे कि 1 लाख जवान जयपुर के अंदर आए और वो कूच करें और उस समय कोई बैरिकेड हमें नहीं रोक सके, ये हम प्रयास करेंगे। ये एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को, पिक्चर में निश्चित रूप से वो करेंगे। मैंने कहा तो कह रहा हूँ ना, बड़ा प्रदर्शन कर दिया। देखिए लोग किस तादाद के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे भी फैले हुए 5-50 की संख्या में हर जगह। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कानून हम हाथ में लें और इस आंदोलन को दूसरे रूप में आंदोलन चला जाए। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो और तमाम वो मुद्दे जिस तरह एसओजी के अंदर फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और व्हाइट हाउस का जो मामला विश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। वहीं हनुमान बेनीवाल को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थक शहीद स्मारक पर जुट गए हैं। आंदोलन कर रहे बेरोजगार और बेनीवाल समर्थकों ने प्रदर्शन और तेज करने की बात कही। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग तेज हो रही है और इस वक्त भी अभी शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा जमा हैं। आज हनुमान बेनीवाल ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, वे यहाँ प्रदर्शन को भी आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी, उनके समर्थकों को रोका, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। आप लोग 7 दिनों से यहाँ पर जमा हैं, आगे क्या करने वाले हैं आप? देखो ऐसा है, ये न्याय की लड़ाई है। आज हम सीएमआर का घेराव कर रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा के हनुमान बेनीवाल सहित तमाम हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन को 1 घंटे का समय दिया है। 1 घंटे में अगर ये हमारे तमाम साथियों को नहीं छोड़ते हैं तो ये तो तमाम साथी बैठे हैं, इनके साथ में हम फिर से कूच करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की है। अब क्या रैली को लेकर के भी कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखो ऐसा है, सरकार जब मानेगी नहीं तो लड़ना तो पड़ेगा ना। सरकार पेपर रद्द कर दे, बात खत्म है, लेकिन सरकार ना तो ऐसा ही भर्ती रद्द कर रही, ना आरपीएससी को भंग कर रही। तो सरकार अगर मानेगी नहीं, सरकार झुकानी पड़ेगी। और सरकार को झुकाने के लिए चाहे हमें 1 लाख की रैली करनी पड़े, चाहे 5 लाख की रैली करनी पड़े, चाहे हमें कितनी बार सीएमआर का घेराव करना पड़े, करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल बीते 7 दिनों से एसआई भर्ती 2021 में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने हाल ही में एक राज्य मंत्री पर डमी उम्मीदवार को परीक्षा दिलवाने के लिए पैसे देने का भी आरोप लगाया था। हालांकि इस दस्तावेज को एसओजी ने फर्जी करार देते हुए खारिज कर दिया है। खैर, ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में एसआई भर्ती पर राजस्थान की राजनीति और गरमाने वाली है, क्योंकि एक और जहां हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं सड़क पर भी संग्राम देखने को मिल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। के बिश्नोई का हनुमान बेनीवाल पर पलटवार। हनुमान बेनीवाल सबसे अविश्वसनीय नेता हैं, ये के बिश्नोई ने कहा। वहीं हनुमान बेनीवाल पाला बदलने में माहिर हैं, बेवजह बदनाम कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के झूठ पाखंड को जनता के सामने उजागर किया है। युवाओं को बरगलाने का बेनीवाल काम कर रहे हैं, ये इस दौरान के बिश्नोई ने कहा। वहीं बेनीवाल को नहीं करनी चाहिए अनर्गल बयानबाजी। पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर है। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया समेत कई लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में 19 एफआईआर दर्ज हैं, जिनको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया उसको वापस लेने से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबियों की मुश्किलें आखिर क्यों कम नहीं हो रही हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के एक और करीबी अब मुश्किल में आ चुके हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी के बाद अब एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब खनन मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया की ओर से कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग थानों में दर्ज 19 मुकदमों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकदमों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भाया और उनकी पत्नी को अगले 10 दिन में जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी और चुनाव हारने के बाद सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों और उनके समर्थकों ने निशाना बनाकर झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराए। न केवल प्रमोद जैन भाया बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों और समर्थकों के खिलाफ भी अलग अलग पुलिस थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की लंबी चली बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए सभी संबंधितों को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी आखिर संकट में क्यों आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। खनन के खिलाफ एक्शन के तमाम दावे शासन प्रशासन करते हैं। खनन रोकने के को लेकर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले हर दिन बढ़ते हैं। आलम यह है कि पब्लिक तो पब्लिक, अब ये खनन के सौदागर मीडिया को ही निशाना बनाने लगे। ये इतने बेलगाम हो गए हैं कि कारस्तानी दिखाने वालों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जो सच्चाई सामने लेकर के आता है उन पर हमला हो रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। क्या यही है खनन के खिलाफ शासन प्रशासन का एक्शन प्लान? क्या ऐसे ही खनन माफियाओं से निपटेगी सरकार? क्योंकि इन तस्वीरों से तो ये कतई नजर नहीं आता, क्योंकि खनन का काला खेल राजस्थान में किस कदर हावी हो चुका है वो ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। जहां खनन माफियाओं ने मीडिया तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया का खनन की स्टोरी करना खनन माफियाओं को इतना अखर गया कि उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान की टीम पर ही हमला कर दिया। खनन की खबर कवर करने पहुंची हमारी टीम पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गनीमत रही कि हमारी टीम के किसी सदस्य को चोट नहीं आई। दरअसल झालावाड़ में वन विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर अवैध खनन का काम चल रहा है। टीम को देखते हुए खनन काम में लगे लोग भड़क गए। टीम के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर
जब एनडीटीवी की टीम ने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला दिखवाते हैं। देवरी घाटा नाके की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ से बीच बीच में शिकायतें आती रहती है और जो वहाँ के रेंजर है वो भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जगह की है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा खनन हो रहा है, तो फिर एक बार रेंजर को बोला जाएगा, मैं खुद मौके पे जाके देखूंगा ऐसी कौन सी जगह है, और अगर सच में ऐसी गतिविधियाँ पाई जाती है तो जो भी सुटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। वहीं मामले का वीडियो संज्ञान में आने और एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने पर विभाग के आला अधिकारी जागे और इस घटना को संज्ञान में लिया। वन विभाग के सीसीएफ अरिजीत बनर्जी ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार सख्त है। झालावाड़ के वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इनका त्वरित कार्रवाई करें, इसका जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। देखिए, प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व इस विषय में बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार का अवैध खनन को सहन ना किया जाए। वैसे तो ये बयान नया नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार अवैध खनन पर एक्शन की बात कही जाती है। बावजूद इसके न राजस्थान में अवैध खनन का खेल रुक रहा है और न ही माफियाओं की नकेल कसी जा रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर सरकार को जवाब देते नहीं बना। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस घटना से सरकार जागेगी या फिर ये सिर्फ एक केस बनकर रद्दी का हिस्सा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे डॉक्टर गिरजा व्यास के निवास स्थान पर पहुंची और डॉक्टर व्यास को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने परिजनों को ढांढस भी बताया और ये इस दौरान हालांकि तस्वीरें सामने आई जब परिजनों से मिलती हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाई देती हैं। बहुत पुरानी जान पहचान थी। ऐसे कम लोग हैं जो राजनीतिक स्थिति के अंदर रह के भी अपनी डिग्निटी को बचा के रख सकते। उन्होंने अपनी डिग्निटी बचाई। मैंने उनके मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं सुने जो किसी भी तरीके से उनकी गरिमा को हर्ट करें। और मैं समझती हूँ कि उनकी पॉलिटिकल करियर जब कंप्लीट हुआ उसके बाद भी कभी उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई कि मैं वापस उस फील्ड में जाऊँ। उनके पास बहुत की वो आध्यात्मिक थी, पढ़ती थी, लिखती थी, पूजा करती थी। मुझे लगता है कि परिवार को तो इतना बड़ा आघात हुआ ही हुआ है, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके और जिन पे वो अपना छाप छोड़ के गई। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरजा व्यास के निधन पर दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उनको श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास जी के निधन पर मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद किया गया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।